हमारे वरिष्ठ नेता समारोह के अध्यक्ष घनश्याम तिवारी जी, हमारे लोकप्रिय विधायिका सुश्री दिव्या मदेना जी, राजीव अरोड़ा जी, जयपुर के मेयर साहब विशु लाटा जी, मुमताज मशीद जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, सुरेश चौधरी जी, विजय पुनिया जी और भी कई नेता बैठे हुए हैं, और सत्य पारिक जी जो हमारे लेखक हैं पुस्तिका के, उपस्थित तमाम हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस मुबारक मौके पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। वास्तव में सत्य पारिक जी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पुस्तक का विमोचन करवाया जिसके बारे में आपने पूर्व वक्ताओं ने क्या कहा आपने सुना और आपने ये लोग जानते भी थे। और पुस्तक का नाम जो लिखा धरती पुत्र, मैं समझता हूँ वो परसों महिला जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व के अनुकूल रखा गया। नाम अपना आप में एक संदेश देने वाला है नौजवान पीढ़ी को भी। उन्होंने बचपन से अपना जीवन जिया है, धरती पुत्र के रूप में जिया। मुझे उनसे बहुत बातें सीखने को मिली। उनका जीवन अपना आप में उन व्यक्तियों के लिए जो राजनीति में आके सेवा करना चाहते हैं, प्रतिबद्धता के साथ में, समर्पण के साथ में, निष्ठा के साथ में, कर्मठता के साथ में, उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनसे बातें सीख सका। वो सिद्धांतवादी भी थे, प्रतिबद्ध भी थे, किसानों के लिए भी और आम आदमी के लिए भी, और जीवन में संघर्ष से शुरुआत करी। क्योंकि जब मैं NSU में काम कर रहा था तब तो हम उनको दूर से देखते थे। फिर एक संकट का वक्त आया जब इंदिरा जी भी चुनाव हार गई और मुझे भी खड़ा होने का अवसर मिला विधानसभा का। मैं भी चुनाव हार गया 77 में। फिर मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना और मदेना साहब के बारे में बहुत सारी बातें सुनते थे क्योंकि हम लोग छात्र थे। और आपने देखा होगा, सुना होगा जिस प्रकार से 2.5 साल के अंदर ही जो जनता पार्टी बनी थी जिसमें घनश्याम तिवारी जी भी उसमें थे, वो पार्टी वापस बिखर गई। इनकी पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी और पार्टी पुनः बिखर गई। वापस इंदिरा गांधी की हवा चली, तूफान चला। उस वक्त मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष था, जोधपुर जिला कांग्रेस का। और मदेना साहब प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे विधानसभा के अंदर। पहले वो जिला कांग्रेस देहात के अध्यक्ष रह चुके थे जोधपुर के अंदर। सेक्टर में बहुत काम किया और जब मौका आया वापस किया, पार्लियामेंट चुनाव, पार्लियामेंट डिजल हो गई है और नए चुनाव होंगे, तो मैंने वहाँ पर जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी के हैसियत से हमारे वरिष्ठ नेता रामकिशोर व्यास जी जयपुर के थे, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो आए वहाँ पर अध्यक्ष के हैसियत से जिला कांग्रेस दफ्तर में मेरे ऑफिस का।
और मैंने नाम प्रपोज किया कि जोधपुर जो लोकसभा क्षेत्र से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार रहेंगे परसाम मरना जी रहेंगे। वो भी वहाँ बैठे हुए थे, मदन साहब बैठे हुए थे। और जिला कांग्रेस देहात जो थी उसमें नरपतराम बरवर्ती थे अध्यक्ष। और वहाँ मदना साहब, केसरी राठौड़ साहब, राम सिंह विष्णु जी हमारे वरिष्ठ नेता थे। जब प्रस्ताव पास करके भेजने की बारी आई तो मैंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के हैसियत से प्रस्ताव पास किया। उसमें नंबर 1 परसाम मरना जी, वो मना करे थे मुझे मालूम था, तो फिर दूसरा नाम केसरी राठौड़, तीसरा नाम राम सिंह विष्णु लिखा। और क्योंकि परसाम मरना को पहचान थी कि कौन उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है, कौन कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, कौन जीतने की संभावना है, तो जिला कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास करवाया। सिर्फ उसमें मेरा अकेले का नाम भेजा देहात कांग्रेस कमेटी से। वो जो दिन था जिसमें उन्होंने मुझे प्रस्तावित किया है जिला कांग्रेस कमेटी ने कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से अशोक गहलोत उम्मीदवार उपयुक्त रहेंगे, एक ही नाम। जयपुर आए हम लोग, यहाँ सिंधरा चंद्र रोड पे मीटिंग थी, पूरी कमेटी बैठी, मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष से पेश हुआ। मैंने वही बात रिपीट की जो मैंने अभी बताया आपको। और आखिर के अंदर जो मदना साहब चाहते थे वही हुआ कि लोकसभा में उम्मीदवार मुझे घोषित किया गया। चुनाव लड़ा मैंने, तो पूरे जोधपुर जिले के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, मदना साहब के नेतृत्व में हम लोग कैंपेन किए। उस वक्त में 21 दिन का कैंपेन होता था। तो कैंपेन में आप समझ सकते हो कि कितना टाइम मिला हुआ बात करने का। उस पूरे कैंपेन में जिस प्रकार हम सुनते थे उनके बारे में, उसकी बातों को उनके मुंह से सुनना और बड़ी बात थी। और जिस रूप में संघर्ष किया बचपन में, उस वक्त में आज का राजस्थान में था। आज बीजेपी वाले कहते हैं कि इतने साल में क्या क्या कांग्रेस, देश में क्या किया, प्रदेश में क्या किया। उनको कौन समझाए कि जब आज़ाद हुआ मुल्क राजस्थान, तो राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 22,000 मेगावाट बिजली बनती है। 13 मेगावाट बिजली भी कोई जनरेटर वनरेटर से बनती थी। राजा महाराजा के महलों में टिमटिमाती थी खाली। लोग समझते थे बिजली होती है, कोई सावन भादों में बिजली कड़कती थी, आकाश में बिजली कड़क रही है, वो बिजली हुआ करते थे। वहाँ से शुरुआत किया है। बहुत लंबी कहानी है, 4 घंटे पहले से कम है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस वक्त में सड़कें नहीं थी। आज सड़कों को जाल बिछा हुआ है राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर भी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये तो रेतों के टीले हुआ करते थे, जहाँ पर जीपें चलती थी और आगे जा कर के मिट्टी हटानी पड़ती थी बार बार, जो जाकर जीप आगे जा सकती थी। इतनी आंधी चलती थी और मिट्टी आके रास्ता रोक देती थी। उस जमाने में परसाम मरना जी डाकुओं का बोलबाला था। साथ में जागीरदारी प्रथा थी, राजा महाराजाओं का भी राज गया ही था। तो वो एक माहौल अलग था जिसका मुकाबला करना होता था। उस वक्त में बलदेवराम मिर्जा जी के साथ में अपने बचपन के अंदर, जैसे मैं बचपन में लग गया NSA के अंदर जब 23 साल का था, उसी प्रकार से
वो बलदेव मिर्जारी के साथ मिलकर के जिस रूप में उन्होंने उस जमाने में ऊँटों पे दौरे किए, ऊँटों पे दौरे, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, कोई इलाके हो, कहाँ चांडी जाके रहने वाले थे, कहाँ जोधपुर आगे पढ़ाई करी उन्होंने। स्कूलें नहीं थी उस वक्त, प्राइमरी स्कूलें नहीं थी। आज तो हम असेंबली मांग करते हैं 500 खुलनी चाहिए, 1000 खुलनी चाहिए। उस वक्त तो प्राइमरी स्कूल तक नहीं थी। पढ़ने के लिए इलाहाबाद और कानपुर और आगरा और बनारस जाना पड़ता था लॉ करने के लिए। हमारे नेताओं को जाना पड़ा, इन सब नेताओं। अब तो कितनी खुल गई लॉ कॉलेज, बिल्कुल दृश्य दूसरा था। आज सोशल मीडिया ऐसा आ गया तो नई पीढ़ी को पूरी तरह से षड्यंत्र के अंतर्गत गुमराह कर रहा है देश का। मोदी जी और उनके मित्र लोग, मित्र मंडली इसी काम में लगे। उसमें वो कामयाब भी हो गए क्योंकि एक क्रांति हुई है सोशल मीडिया की, टेलीफोन के माध्यम से, और उसका पूरा दुरुपयोग जिस रूप में किया जा रहा है, तिराव जी को नहीं छोड़ा। जो व्यक्ति का अच्छा इंसान है, जो कुछ देश के लिए करना चाहता है, जो अच्छी सोच है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मैं तो उनके साथ रहा। तो जो माहौल बनाया देश के अंदर जिस रूप में वो आपके सामने, तो जो व्यक्ति ऊँटों पे घूम घूम करके उस वक्त में जागृति पैदा की किसानों के अंदर कि तुम्हारा हक क्या है, अभी बता रहे थे घनश्याम जी और अन्य साथी किस प्रकार से जमीन का अधिकार दिया किसान को। पहले भू मालिक नहीं था वो, जब वो सोया रात को तो भू मालिक नहीं था, उठा तो भू मालिक बन गया वाली बात हो गई। ये तमाम कानून किसी असेंबली में बनाए गए, भूमि सुधार के हो या अन्य क्रांतिकारी कानून हो, वो सबसे बनने लगे। जिस रूप में वो सरकार में मंत्री बने तो मैंने कहा सड़कें नहीं थी, जीपें चलती थी। उस जमाने के अंदर अकाल सुखे तो हमारे यहाँ परिवार के मेंबर की तरह राजस्थान के अंदर रहे, तक भयंकर पढ़ते थे। तो भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का कि नरेगा लेके आ गए। मैं खुद 20 साल से मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, 5 बार बना मेंबर पार्लियामेंट। मुझे मालूम है कि गांव गांव में खुद जाता था। तो मेरे वक्त में स्थिति थी, काम मांगने के लिए लोग खड़े होते थे कि हमें काम दो, मजदूरी दो। तो मौलाना साहब जब बने अकाल राज्य मंत्री 60 के दशक में, उस वक्त क्या होती हो स्थिति आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार के माहौल के अंदर काम मांगे जाते थे। पीने के पानी का संकट, अकाल पड़ते ही पशुओं के लिए पीने का पानी, मनुष्यों के लिए पीने का पानी, चारे का अलग प्रबंधन करो। ये तो मेरे देखा हुआ बात है 80 के बाद में। आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति ने उस जमाने के अंदर, मोहनलाल सुखाड़े मुख्यमंत्री, ये सब लोग 7-7 दिन के दौरे करते थे अकाल रात के अंदर, 7-7 दिन के जमाने के अंदर। अब तो साधन है, सड़कें हैं, सब कुछ रास्ते के अंदर पीने का पानी मिल जाता है, बिजली आ गई है। उस जमाने कुछ भी नहीं था, तब भी 7-7 दिन के दौरे किए इन्होंने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने और मौलाना साहब ने, राहत देने के लिए, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इस रूप में जो जीवन बिताया हो, और जिन्होंने, अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि कड़का कड़क पहनते थे, वो तो उनकी बहुत कहना चाहिए कि उनकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं घनश्याम जी, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कड़क के कपड़े और टोपी की लकीर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। और अलग तरह का व्यक्तित्व था। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं क्या बखान करूं घंटों उनके बारे में, और ऐसा व्यक्तित्व मैंने कहीं देखा नहीं। सिद्धांतवादी पक्के, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने
पूरी मेहनत करना असेंबली के लिए, इतनी मेहनत करके जाते थे। घंटा में ज़्यादा जानते हो मुझसे कि जब वो खड़े होते थे जवाब देने के लिए तो उनको पेज नंबर याद रहते थे, किस पुस्तक में किस पेज में क्या लिखा हुआ है। इतनी मेहनत करते थे, रात को 12-12 1-2 बजे तक सोते, 3 बजे तक सोते थे। कपड़ों की तो उनकी स्टाइल बिल्कुल ठीक कही गई है कि कपड़ों की लंबाई या चौड़ाई, दर्दी जो है, दर्दी का मैं नाम भूल गया हूँ, तो दर्द फतुरी मार था, उसको मैंने अपनाया बाद में। उसको मैंने दिल्ली बुलाया, मैंने उसको घर पे रखने के लिए, पर मैं मदर साहब की कंपटीशन नहीं कर पाया कपड़ों के अंदर, क्योंकि वो इतने ध्यान रखते थे कि एक एक मिलीमीटर, सेंटीमीटर की बात छोड़ो, वहाँ तक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो फतुरी मेरा दुखी हो जाता था मुझसे। इस प्रकार जो है हर चीज की गलती निकालते थे, तो उनका अलग मिजाज था। सच्चाई में वो विश्वास करते थे, सत्य बोलने में। मैं उनका कायल इसलिए बना, ये व्यक्ति सत्य का पुजारी है, ये व्यक्ति सत्य का पुजारी है। संडे को, रविवार को उपवास रखते थे गांधी जी की तरह, और मौन और निभाया, जिंदगी भर निभाया। साल भर 6 महीने छोड़ नहीं दिया, तो साल जिंदगी में निभाए मौन व्रत को। गांधी जी मौन व्रत रखते थे, उनसे प्रेरणा लेकर के वो मौन व्रत रखते थे। उस रूप में उन्होंने जिंदगी भर उसको निभाया। तो उस व्यक्ति के बारे में क्या कहे तक का। इतने में कहना चाहूँगा कि जो मैंने साथ दिया करके कैंपेन में बहुत कुछ सीखा उनसे, और जो भी कोई किसी प्रेरणा लेता है, जैसे आप किसी प्रेरणा लेते होंगे, तो जुड़ने का उसे मिलो हर हमेशा, बिना जरूरत नहीं होती है। अपना भी आप प्रेरणा, वो आपके प्रेरणा स्रोत रहता है। जिस व्यक्तित्व को आप मानते हो कि प्रेरणा मेरे लिए प्रेरणा देने लायक व्यक्तित्व है, तो फिर आप उसे प्रेरणा देते उनके चाल से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके विचार थे, आचार थे। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व वो था, और अपनी अमिट छाप छोड़ी जिंदगी भर। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, उन्होंने नहीं कहा मुझे स्पीकर बनना है। ये लोग तो लॉबिंग करवाते हैं। मदरा साहब व्यक्तित्व के धनी थे, जब कभी लॉबिंग करा के पद लेने की लालसा नहीं रखी। पार्टी हाईकमान जाने क्या, और हमारे लिए सबसे उपयुक्त वही थे कि लोकसभा के, विधानसभा के स्पीकर के रूप में काम करें। और जो उन्होंने अमिट छाप छोड़ी विधानसभा में, घनश्याम तिवारी जी, और सब लोग जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने गरिमा के साथ में, जैसे सीपी जोशी जी ने कहा मुझे स्पीकर बनना है, उन्होंने कभी नहीं कहा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहने यूथ में महसूस नहीं होती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कौन बनना चाहिए किस पद पर, उसके लिए वो खुद आगे बढ़ करके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो मौलाना साहब जब स्पीकर बने, पूरे 5 साल एक बार मेरे यहाँ वो आए थे। कोई एक मीटिंग होती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर और मुख्यमंत्री होते हैं, तब मेरे आए। एक बार मेरी बेटी की शादी हुई, तो शादी में आके वो जो भैरव सिंह शेखावत साहब, वो सब लोग खड़े हुए थे बारात रिसीव करने के लिए, और मौलाना साहब के घर से बारात रवाना हुई, और मौलाना साहब ने टीका लगा करके, दिव्या और मौलाना साहब और आपने आरती करी, आपकी बुआ ने भी सहयोग किया, और सबने मिल करके बारात रवाना इनके घर से हुई थी। तब आगे वो खड़े हुए। मतलब 5 साल तक मुख्यमंत्री मैं था, उसके बावजूद कभी मैंने स्पीकर को अपने यहाँ बुलाया नहीं। मैं खुद बार बार उनके यहाँ गया, और जाकर के मैं उनसे कुछ सीख के आता था।
उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके सानिध्य में बैठना, मैं समझता हूँ कि एक सुकून मिलता था, सुकून मिलता था। और जब सुकून मिलता है तो आदमी में एक मोटिवेशन पैदा होता है काम करने का। और अकाल व सूखे का मैं मुकाबला कर पाया तो उनकी बातें सुन के जो मैंने सुनी और समझी, तभी मैं एमपी बन गया 5 बार। तो मैं लगातार जोधपुर उतरते दिल्ली से सीधा मैं फरोदी हो या कोचिया हो, भोपालगढ़ हो, बिलाड़ा हो, लूनी हो, उन गाँव में क्यों जाता था? क्योंकि मैंने उनकी बातें सुनी थी। मैंने कहा ना, जो प्रेरणा लेने के कुछ तय कर ले तो उनकी बातों को आप आत्मसात करना पड़ता है। मुझे थोड़ी कहा आप रोज रोज जाओ वहाँ पर। और मैं समझा कि ये व्यक्ति उस वक्त में अगर ऊँटों में गया है, जीपों में घूमे हैं, तकलीफ पाई है, तो आज तो सड़कें बन गई हैं, हमें गांव वालों को जाके सुख दुख में साथ देना चाहिए। और जो मैंने सीखा एज ए मेंबर पार्लियामेंट, एज ए केंद्रीय मंत्री, गांव गांव जाकर के अकाल रात में, और जब मैं बन गया यहाँ पर मुख्यमंत्री, तो मेरा वो अनुभव काम आया, रास्ता भर के लिए काम आया। कैसे गरीबों की सेवा करनी चाहिए, क्या गाँव की हालत होती है, ढाणियों की हालत होती है, गरीब आदमी की क्या स्थिति बनी होती है, अनुभव काम आता है। अनुभव निभाते निभाते मैं यहाँ तक पहुँचा। आपका आशीर्वाद में 3री बार मुख्यमंत्री बना। और जैसे मदना साहब की सोच थी, उसी रूप में जिंदगी हमारे अपने लिए नहीं, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए जीना है। उस रूप में काम कर रहे हैं, कोई नीति स्वार्थ नहीं। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ ट्रस्टी के रूप में, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, जनता के ट्रस्टी के रूप में अगर ईमानदारी कोई बात करे कि जनता का वोट लेके आते हो, आप जनता के ट्रस्टी के रूप में काम करो। उस रूप में काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मैं आपको जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। ये बात दिव्या ने ठीक कही कि जब बहन जी गए थे विदेश में इलाज करवाने के लिए, बहुत नाजुक स्थिति उनकी थी। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मदन साहब नेता प्रतिपक्ष थे, तो मुझसे भी लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो मैंने कहा कि ये गलत बात है। उस समय आपने जो मना किया था मदन साहब ने, तो बलराम भगत थे गवर्नर, उनसे बातें मैं हमने बातों में नहीं करी। और बलराम भगत ने बाद में बात बहन को कही, मदन साहब वाली बात मेरी बात में, ये बात पीछे हुई थी। और जब मैं पीसी अध्यक्ष बन के आया था तो उस वक्त वो बाहर गए थे मेरे ख्याल से, तो मेरे ऊपर कोई अटैक किया किसी ने, तो मैंने पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर के बाहर जब मैंने ज्वाइन किया कि साथ आने वाले बैठे हुए मशीन वगैरह, तो मैंने वहाँ भाषण में कहा बीजेपी के बारे में कि बीजेपी वाले क्या मेरे बारे में बात करते हैं, तो मैं क्या कर पाऊँगा। इनकी हाईकमान, हमारी हाईकमान को आलोचना करते थे। मैंने कहा इनकी हाईकमान तो वो है जो सिखा साहब रोका कि नहीं रुको, पहले आप उप मुख्यमंत्री बना के जाओ, पता नहीं आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। तो मैंने वापस अटैक किए। तो मुझे खुशी है घनश्याम तिवारी आज हमारे बीच बैठे हुए, इस बात की बड़ी विशेष खुशी। जो व्यक्ति बचपन से आरएसएस का और एबीवीपी का कड़ी समर्थक हो, ये बहुत बड़ी, ये अपना आप में संदेश देने वाले व्यक्तित्व बैठे हैं यहाँ पर। जो इनका बचपन का उनका कहने का व्यक्ति है, और देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है आपको मालूम है। हम अगर नहीं समझेंगे टाइम पर तो पश्चाताप करेंगे, बाद में पछताएंगे। हालात बड़े गंभीर हैं, चुनाव जीतना ही बात है। जो देश में माहौल है, आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है, कोई सोच नहीं है। 2-4 लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर, बाकी तो मंत्री लोग बैठे हुए हैं। मंत्री रहना इसलिए बैठे हुए हैं। कितनी चलती है घनश्याम ज़्यादा जानते हैं मुझसे। सब जगह आरएसएस वाले बैठे हुए हैं, हर दफ्तर के अंदर।
और बिना कोई जनता में क्या हम वादे करते हैं मैनिफेस्टो में, प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम पीछे सेना के पीछे छिप कर के धर्म के नाम पर और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, क्या हम यहाँ बैठे हॉल के अंदर बैठे हुए लोग, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं? हमारे लोगों में खून नहीं दौड़ता देश के लिए? कितने सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं, कितना खून खोलता है जब कोई शहीद होता है आतंकवाद के हाथों। क्या वही लोग हैं जो चुनाव जीतने के लिए बजाय इसके कि अपनी बात कहे पब्लिक को इशू पे राजनीति करे, ये राजनीति करेंगे। घनश्याम तिवारी पे क्या बीती होगी? घनश्याम तिवारी जैसे व्यक्ति पर क्या बीती होगी जब इन्होंने ये फैसला किया मुझे अब कांग्रेस ज्वाइन करना है और मुझे छोड़ना भी नहीं। कल्पना करो, कल्पना करो, एक व्यक्ति जिसे 60 साल निकाल दिए हों आरएसएस के अंदर, यूपी के अंदर, कट्टर उनका व्यक्तित्व हो, ऐसा भी नहीं कि बाद में ज्वाइन कर लिया हो बीजेपी, उस पर क्या बीती होगी? मैं तो आज भी कल्पना करता हूँ, मेरे को मैं कभी पूछता नहीं हूँ कि आप में क्या बीती होगी। राहुल गांधी जी आए थे, मैंने उनके सामने कहा था इनके बारे में, ये जिस रूप में आए हैं, ये कहते हैं ना दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, कई बार फैसले करते हैं, दिल इतना कोमल होता है और पत्थर रखना पड़ता है, कहावत है। कितना बड़ा पत्थर रखा होगा कि मैं आरएसएस बीजेपी से मुझे ऐसी स्थिति आ गई है, इतने इमरजेंसी में जेल भी गए हुए हैं। आप बताइए क्या हो रहा है देश के अंदर? इन हालातों में आज ये मुल्क चल रहा है और मैं समझता हूं कि हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि अंतिम विजय सच्चाई की होती है, सत्य की होती है। आज चाहे हम लोग कई राज्यों में जीत नहीं पाए हैं, सबको मालूम है, पहले भी ऐसा हुआ था इंदिरा जी के वक्त में भी, वापिस जीत के आ गए। और तो बीजेपी वाले खुद, जब मैं पार्लियामेंट में था तो 542 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें जीत के आए थे, बीजेपी से 2 सीटें जीत के आई थी। वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे उससे, अनजाने व्यक्ति थे 2, मैं तो अभी रात भी नहीं मेरा नाम होता, साउथ के तो 2 व्यक्ति जीते थे 542 में से, वो टाइम भी देखा। तो जीते हम लोग 404 सीट आई थी हमारी, और 5 साल बाद में सरकार चली गई हमारी। तो जो ये घमंड गरुड़ करते हैं लोग, जनता का मूड कब बदल जाए, जनता की दिमाग जो है रोमेश कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देश के अंदर। वो अनपढ़ भी हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, परंतु वो समझ जाती है कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जनता का कैसे भला होगा, और फैसले करते भी। तुम्हें मदन साहब का जो पुस्तक का विमोचन करवाना, उनके बारे में तो मैं समझता हूँ कि तो सत्यपारी की हिम्मत है कि वो प्रयास करते रहते हैं। तो धैर्य सिंह शेखावत साहब के बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा क्या? देखिए फंक्शन हो गया, पढ़ी हुई है अभी, ठीक, उसी की बारी आ रही होगी। तो मालूम है अपने कह रहे थे, पर मैं तो मना किया आपको कि भाई अभी मुझे काम करने दो। अभी आप दमखम में काम करने का मन है, और दमखम वाले देखिए, ठीक है। अभी मैंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, असेंबली के अंदर, मैंने कहा भाई कि बजट पेश किया मैंने और मीडिया वाले मिल गए ऊपर, तो किनके बारे में सबने बहुत अप्रिशिएट किया, अच्छा बजट पेश किया है क्या। मैं वो तो ठीक है, पर मैं इससे संतुष्ट नहीं रहूँगा जब तक कि इम्प्लीमेंट नहीं हो।
गुड गवर्नेंस नहीं दूँ मैं, और मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस सुशासन में दूँ। वसुंधरा जी 163 से जीत के आई थी और शासन में कुशासन था, लोगों की अपेक्षाएं आशाएं जो कि पानी फेर दिया शुरू से ही। मैं इस बात का एहसास रखता हूँ राजस्थान भर के अंदर उस वक्त में चुनाव में जिस रूप में राजस्थान भर में गाँव में ढाणियों में हर व्यक्ति में, इवन विपक्ष की पार्टी वाले लोग भी क्यों नहीं हो, कि अगला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए, ये भाव पैदा तो मैं मुख्यमंत्री पहले था 2 बार, तब भी ऐसी भावना पैदा नहीं हुआ। इतना भाव इस पर पैदा था, इतना प्यार मोहब्बत मुझे मिली। तो मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्तव्य कहता है कि मुझे तो किसी भी तरह से गुड गवर्नेंस देनी है। जो जनता की आशा अपेक्षा मुझसे है उसको मैं पूरी करके दिखाऊँ। और राहुल गांधी जी ने मुझे इसीलिए राजस्थान वासियों की भावनाओं को देखते हुए फैसला किया, मेरे पक्ष से फैसला किया मुख्यमंत्री बनाने का। डेमोक्रेसी नहीं होता है, मैंने पहले ही कहा, चुनाव के बाद फैसले होते हैं, विधायक क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, पार्टी के इंटरेस्ट पे क्या है, वो फैसले होते हैं। तो ये तमाम बातें मैंने कही थी उस वक्त। इसलिए जब घनश्याम तिवारी में बात सोचता हूँ, और आज तो मैंने खुद ही इनको रिक्वेस्ट की टोपी लगाओ, क्योंकि मदन साहब का मामला है। लगा ली वो तो वो जबरी जतरी है। और मदना साहब थे तब 2-3 टोपियाँ थी, रामनाथ चौधरी जी, मदना साहब, चंद्रमणि बेर साहब, और अब जो है खाली वो पर्दा मोर्जे की टोपी एक है खाली। तो कहने का मतलब ये कि ये टोपी जो है मैंने क्यों लगाए रखी, मैं भी उतार सकता था, तो मैंने धरती पुत्र के नाम से टोपी लगा रखी। मैंने आज बैठा हुआ हूँ, उनको समर्पित प्रोग्राम है तो टोपी पहना दी है, तो जनरली हम लोग उतार देते वापस, क्योंकि थोड़े सूट नहीं करती है, कभी वो छोटी होती है बड़ी होती है। आज मैं कहा भले छोटी हो जो बड़ी हो, आज तो टोपी रहेगी। हमारे बैठे हैं क्या सूरज खत्री जी जो है मदन साहब के, अरे खत्री तो खत्री है भाई, ये भी तो कोई कम थोड़ी है। मदन साहब को इन्होंने बहुत सेवा करी है, और आज भी उनके नहीं रहने के बावजूद भी आज भी उनको याद करते हैं। मेरी खासियत है, हमारे दिल्ली वालों दिल जीत रखा इसने। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, लीड तो नहीं करा रहा हूँ आपको, सोनिया गांधी जी आई थी जयपुर, आप मुझे बताओ, मैं 45 साल हो गए राजनीति करते हुए, मैंने इस प्रकार से किसी कांग्रेस को किसी घर जाते हुए नहीं देखा। सोनिया गांधी जी प्रथम महिला जी मिलने उनके घर गई, आप कल्पना कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, इसका मतलब क्या है? इसके मायने हैं जैसे मैं सोचता हूँ, आप सोचते हो, 1000 लोग सोचते हैं। सोनिया गांधी जी जिस प्रकार से उनका खुद का व्यक्तित्व है, कर्तृत्व है, जो उनकी मान सम्मान देश में दुनिया में है, प्रधानमंत्री पर स्वीकार नहीं किया उन्होंने, और कांग्रेस बचाने के लिए उनका कोई राजनीति मानने का इरादा नहीं था, कांग्रेस बिखर रही थी, तब उन्होंने ये सोच के कि अगर अब कांग्रेस नहीं बची तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा कि खानदान में रहते हुए कांग्रेस बिखर गई। ये सोच के हिंदी नहीं जानती थी, तब भी हिंदी सीख करके उन्होंने कांग्रेस कमान संभाली 20 साल तक। और जिस प्रकार उनकी समझ है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उनका ये निर्णय करना कि मुझे परसों महिला जी घर जाके मिलना उनसे, मैं उसको अपना बहुत बड़ी घटना मानता हूँ, बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। समझ तो सोनिया गांधी जी के हम लोगों के हिंदुस्तान भर में सब नेताओं के अच्छे रहे हैं,
पर मदीना साहब के घर पे आके मिलना, आप सोच सकते हो वो व्यक्तित्व कैसा था, ये आप सोच सकते हो। उसी का पहचान लीजिए वो धरती पुत्र कैसा था। इसलिए मैं नौजवानों को इस मौके पर अपील करना चाहूँगा, इतिहास जो है वो सत्य के आधार पर होना चाहिए। इतिहास अगर हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ऐसे लोग चाहे किसी पदों पर बैठ जाओ, अपना खुद का इतिहास भविष्य के लिए कभी बना नहीं पाएंगे। आज देश में पुस्तकों में पाठ्यक्रम बदल देते हैं, तो आप पर ठीक करना पड़ता है कांग्रेस सरकार तो गोविंद दास लगा इस काम में, तो भाई वहाँ पर ठीक करो। जरूरत क्या है, क्योंकि आपने बदला उनको। गांधी जी के जो वांग्मय हैं उनको बदलने का काम कर देते थे। पंडित नेहरू 12 साल से जेल में बंद रहे, 12 साल तक। किसे कहते हैं? उस जमाने में जो अमीर बाबू का बेटा था, मोतीलाल नेहरू का बेटा था, जो उस वक्त के नंबर 1 वकील थे देश के, आनंद भवन छोड़ दिया उन्होंने देश के लिए, देश को समर्पित कर दिया है। अब कल्पना करो उन लोगों के बारे में, आपकी 7 पीढ़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती। पंडित नेहरू का मुकाबला आपकी 7 पीढ़ी नहीं कर सकती। उनको लेके आप जो है सोशल मीडिया में क्या क्या चला है, हमने 5 साल तक मेरे मुंह से मैं बोल नहीं सकता। जो व्यक्ति देश की आज़ादी की जंग के अंदर कूद पड़ा हो, सबको छोड़ करके, जो व्यक्ति जेलों में बंद रहा हो बार बार, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय खोज, जिसका बाद में सीन आया था टीवी के अंदर, क्या पुस्तकें लिखी है। लोग जब पढ़ते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं कि एक व्यक्ति जेल में रह करके ऐसी किताब कैसे लिख सकता है। और आप उस व्यक्ति के बारे में ठीक है आलोचना करो, कमियां बताओ प्रधानमंत्री की, वो किसी को हक है बताने के भाई कि मेरी दृष्टि के अंदर इन प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये फला ने काम किया, नहीं, अलग बात है। परंतु आप उनके खानदान के बारे में, जाति के बारे में, धर्म के बारे में आप इस निम्न स्तर पर उतर जाओ, आज दुनिया क्या सोच रही होगी आपके बारे में। आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, दुनिया में एक खबर छपती है, नेगेटिव खबर छपती तो विकसित आज छापते हैं, पॉजिटिव खबर नहीं छापते। जो मुल्क आज विकसित है देश दुनिया के, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस, वहाँ जाके आप देखो कभी अच्छी न्यूज़ नहीं छपेगी, पर कोई देश के कंट्रोवर्शियल न्यूज़ होगी तो वो स्थान देंगे। आज जब पंडित नेहरू के बारे में ऐसी खबरें आती है, आप कल्पना करो, जो उस जमाने पंचशील के सिद्धांत दिया हो, पंच परियोजना लेके आया हो, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना की हो, उस वक्त के बड़े बड़े जो तीसरी दुनिया के देश थे, जो हमारी तरफ पिछड़े थे, अफ्रीकन मुल्क थे, या भेदभाव होता है गोरों और कालों के अंदर, उन मुल्कों के चैंपियन बना हो जो व्यक्ति, आप उसके बारे में क्या क्या लिख रहे हो? क्या इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है? आप चुनाव जीत गए, हम विथ ह्यूमिलिटी आपकी जीत स्वीकार करते हैं, हम आपको बधाई देते हैं, आप अच्छा काम करो मुल्क के लिए। समझ में आते आर्थिक बात। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, 1 सेकंड नहीं लगाया मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। ये कई किस्से हो चुके देश के अंदर। राजीव गांधी जी कामयाब नहीं हुए, उस वीपीसी नहीं हुए, उनके अपने खासम खास थे, जो बोफोर का हुआ खड़ा करके पानी छोड़ चले गए, चुन लिए गए, उधर सत्ता सौंप दी वीपीसी। आज ऐसे ही नहीं रहा ये देश में लोकतंत्र 70 साल के बाद में। पाकिस्तान में कितनी बार सैनिकों का शासन हुआ है, कितनी बार वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जेल हुई है वहाँ पर। यहाँ पर 70 साल के बाद में भी आज लोकतंत्र जड़ें मजबूत करी तो कांग्रेस ने करी। यहाँ मोदी वसुंधरा जी क्या किया कांग्रेस ने? अरे 28 साल, पिछले 28 साल में 18 साल रात तो बीजेपी के तरह राजस्थान करते, तो वो याद नहीं है।
भैरू सिंह जी जब थे, पिछले 28 साल में 18 साल तक राज बीजेपी रहा राजस्थान के अंदर भी। हम तो 2 बार जीते हैं, तो तीसरी बार जीते हैं। 18 साल उनका राज रहा है और क्या किया। ये जो जुमले बोलते हैं और जुमलों का जो सुनती है नई पीढ़ी, वो खतरनाक है। नई पीढ़ी, नए छात्र, फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट बनाना। धन बल की कमी नहीं है, 95% बल्कि उससे ज्यादा धन है एक पार्टी के पास में, बीजेपी के पास में। कहाँ से आया? कोई मजदूरी करी क्या होगी? जैसे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई मजदूरी करी है क्या कहीं जाकर के? पैसा कहाँ से कमाया? सब पार्टियों को बर्बाद कर रहे हैं। ये क्या संकेत है देश के लिए? ये संकेत है देश की दिशा में लेना चाहते हैं। लोकतंत्र को खतरा है। क्यों कहते हैं सब लोग? इसलिए खतरा है, धनबल आपके पास में है, उसके माध्यम से आप राजनीति में उतर पड़े हो। तमाम संस्थाएं, जुडिशरी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, सीवीसी, सब पे कब्जा कर लिया। और आज वो आरटीआई का कानून बहुत शानदार बनाया, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। मुझे घर है कहते हुए सूचना के अधिकार की सूचना राजस्थान हमने करी थी 19 के अंदर। बाद में सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने शानदार कानून बना दिया। कल उसकी धज्जियां उड़ गई है। आज सोनिया गांधी ने पूरा पत्र लिखा है, अपना वक्तव्य जारी किया, उसको लेकर गई। ये अरुणा राय जी, निखिल डे, सब लोग परेशान हो रहा है क्योंकि आपने उनको कमजोर करने का काम किया। और हर नागरिक को 130 करोड़ की बात तो करते हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, और जो उनका अधिकार मिला हुआ सूचना लेने का, उसका आप खत्म कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। आपकी नीति व नीति ठीक नहीं है। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। इसलिए देश में लोकतंत्र को खतरा है। जेल में रखो। जिस रूप में इनके हाव भाव है, इनके फैसले हैं, मोदी जी, अमित शाह जी क्या बोलते हैं उसमें मत जाओ, वो क्या करते हैं उस पर जाओ, तो सच्चे सामने आ जाएगी। आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल के अंदर प्रधानमंत्री बनते ही बड़ी अच्छी की बातें करी, माइनॉरिटी के बारे में अच्छी बात करी, सबको शिक्षा दे रहे हैं अपने एमपी को, कोई अहम मत रखो, घमंड मत रखो, अच्छी बातें बोलते हैं। और हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, सबका साथ सबका विकास। और दूसरे दिन छापे पड़ते हैं लोगों के यहाँ पर। तो क्या 5 साल के अंदर छापे पड़ने के लिए खाली तो कांग्रेस और उनके संबंधित लोग मिले? इनको बीएसपी मिली, सपा मिला, पार्टी मिली। बीजेपी के लोग तो मैं समझता हूँ दूर से धुले हुए लोग हैं, कोई छापा उनके यहाँ नहीं पड़ता है। जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं, उनकी पार्टी के संबंधित लोग रहे हैं। कोई छापा पड़ा सुना कभी आपने? इक्का दुक्का में पड़ गया वो बताने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो यहाँ बैठे हुए हो, क्योंकि पुस्तकों का विमोचन तो 5 साल पहले भी सेट करवाए हैं, करवाया नहीं करा आपने? मैं आया भी था और कई बार आते भी हैं। और आज जो मैं गैदरिंग देख रहा हूँ आपको मुबारक, आपने सबको याद किया। और मदेरा साहब के बारे में कई लोगों ने सुन रखा होगा, कई लोग उनकी व्यक्तिगत बात सुनने को इच्छुक होंगे, इसलिए आज ये आना स्वीकार किया। इच्छुक होंगे ये बात सुनते किसी के बारे में, ये अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका कब आएगा जब उस व्यक्ति के बारे में 2 बातें सुनेंगे। वो सब यहाँ पर मौजूद है। मुझे खुशी है कि आपने मेरा इंतजार किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। एक बार आप धमकी भी दे दी थी मुझे, और फिर आपने मुझे फ़ोन किया, धमकी मैंने नहीं दी है, पता नहीं और किसी दे दी होगी। अरे भाई फ़ोन तो आपकी था, धमकी आपके फ़ोन से आई है। और मुझे बाद में कह रहा भाई साहब वो धमकी और किसी दे दी होगी, मैंने नहीं दी है आपको धमकी। तो हमारे लोग क्या पता नहीं।
हो सकता है वो भी कोई कोई। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री है, लोकतंत्र का किया, आम आदमी की धमकी सुनता है, इससे बड़ा क्या सरलता है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। मोदी जी वाला लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी दोनों राज कर रहे देश के अंदर। पर घनश्याम जी भी मैं वापस आऊंगा। घनश्याम जी जो है ये अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं। इन जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था राजस्थान के अंदर। इनके हाथ में अन्याय किया इनके लोगों ने, इन्होंने बर्दाश्त किया उसको भी। ये कौंसल भी हो गए भाई, कोई बात नहीं, बने तो नहीं बने। उसके बाद में जो इनके साथ व्यवहार किया गया, आप बताइए वो व्यवहार, और फिर इनकी पार्टी नेताओं ने जो व्यवहार किया देश के साथ में, प्रदेश के साथ में, उससे दुखी होकर क्या है। खाली इनके साथ व्यवहार की बात नहीं है, जो व्यवहार हो रहा प्रदेश के साथ में हो रहा है, देश के साथ में हो रहा है। ये जेल गया हुआ आदमी है इमरजेंसी के अंदर, भुगता हुआ 50 साल तक कांग्रेस शासन देखा इसने भी, और विपक्ष में रहे ये लोग, और फिर देख रहा कि अभी हमारी गवर्नमेंट आ गई। हम 50 साल तक सपना देखते थे कि चाल चरित्र चेहरा अलग होगा हमारा, वो चाल बदल गई, चेहरा बदल गया, चरित्र बदल गया। ये हो क्या रहा है? आप कल्पना करो तो मोहन भागवती को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के बारे में तो रिसर्च करवाते कि घनश्याम तिवारी छोड़ के क्यों जा रहा हम लोगों को, ये होना चाहिए। आप सब आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।